दोस्तों नमस्कार। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। जो भी मौजूद सबने मिलकर कहा रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। गोरख पांडे की यह कविता जरूर है, लेकिन मौजूदा वक्त में संसद के भीतर महंगाई को लेकर चर्चा हो, सड़क पर बेरोजगारी को लेकर दर्द कोई उड़ेलने चले आए, इस देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कोई शोर मचाए, इस देश में जीएसटी इसका जिक्र भी हो जाए, और इन सब के साथ इस देश के तमाम मुश्किल हालातों में जो कमाई घट चुकी है और आने वाले वक्त में वो कमाई कैसे पूरी होगी इसका भी कोई जिक्र कर दे, तो एक साथ हर कोई कहता है यह सब कुछ है ही नहीं। महंगाई कहां पर है, बेरोजगारी कहां पर है, जीएसटी का कलेक्शन आपने देखा है, रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हो रहा है, और किस कॉरपोरेट का जिक्र आप कर रहे हैं। हमारे साथ तो कोई नहीं खड़ा है, सब देश को विकसित बनाना चाहते हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। जी, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के जरिए चलती हुई सरकार नहीं है, ये दरबारियों के आश्रय चलती हुई सरकार है। हर मंत्री को टटोल लीजिए, उसके विभाग को लेकर जिक्र कर लीजिए, हो सकता है हम नाम लें और आप उसके विभाग को ना जानते हो, या फिर हम किसी विभाग का जिक्र करें और आपसे सवाल कर दें कि मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे नहीं जानते। लेकिन वित्त मंत्री को आप जानते हैं, आप जानते हैं कि जयंत सिन्हा ने पढ़ाई हार्वर्ड से की है। आपको पता है जिस तरीके से इस देश के सांसदों की कतार जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन के सहयोगी भी जिस सुर में बात करते हैं, सबको पता है बादशाह चाहता क्या है। तो क्या वाकई बादशाह जो चाहता है उसी तर्ज में दरबारी कहते हैं, और इस देश के भीतर में जिस लोकतंत्र को संसद के जरिए हम आप समझना और देश के भीतर उन नीतियों के आश्रय देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, सब कुछ गायब है। आज सरकार का जिक्र कहां से करें। सरकार गिराने को लेकर देश के गृह मंत्री की सक्रियता, राज्य के मुख्यमंत्री की अति सक्रियता, इन सब के बीच ईडी का लेकर पैसों को लेकर सवाल। जी नहीं, एक एक नाम के जरिए पहले फिरिस्त को समझिए कि हम कैबिनेट मिनिस्टर्स का जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं या दरबारियों का जिक्र आपके साथ हो रहा है। क्योंकि आपके जहन में एक सवाल होना चाहिए, हमने आपसे पूछा हैवी इंडस्ट्री किसके पास है। हैवी इंडस्ट्री दरअसल भारत के कोर सेक्टर का हिस्सा है, वह नेगेटिव में क्यों जा रहा है और उसको पॉजिटिव में कैसे लाया जाएगा। आप पूछेंगे मंत्री कौन है, हम कहेंगे मंत्री आप नहीं जानते हैं, आप कहेंगे नहीं जानते हैं। जी, महेंद्र नाथ पांडे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। लेकिन क्या वाकई कोई सवाल आपके जहन में आया हैवी इंडस्ट्री को लेकर? उन्होंने कभी कोई वक्तव्य संसद के भीतर या बाहर या किसी मोर्चे और किसी मंच से इस तरीके से दिया है जिसमें एक चिंता की लकीर दिखाई दे कि हैवी इंडस्ट्री इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा एनपीए लिए हुआ अपने आप का एक सेक्टर है, लेकिन वह अभी भी नेगेटिव में क्यों है? एक दूसरा सवाल, फाइनेंस मिनिस्टर तक हम पहुंचे उससे पहले एक दूसरा सवाल, क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और भारत के कई राज्यों में इस बार पानी बहुत कम पड़ा है। क्लाइमेट चेंज को जो असर पड़ रहा है, क्या आपने कभी जानना चाहा मंत्री कौन है? जी, मंत्री भूपेंद्र यादव है। आप कहेंगे अच्छा, वो तो पहले संगठन में थे, फिर राज्यसभा में आए, मंत्री भी बन गए क्या? और क्लाइमेट चेंज को लेकर यानी इस देश के पर्यावरण को लेकर उनके माथे पर कोई शिकन आपने कभी देखी है? जी नहीं, नहीं देखी होगी, क्योंकि इस देश में सत्ता परिवर्तन और सत्ता के उठापटक, विधायकों की खरीद फरोख्त के बीच में कई मंत्रियों के नाम आते हैं जो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन से इस खरीद फरोख्त और उसके बाद राज्यसभा पहुंचकर मंत्री बन गए। विभाग के बारे में मत पूछिए, क्योंकि अगला जिक्र जब आपसे पूछेंगे कि आपको पता है जो फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ रही है उससे जुड़ा हुआ मंत्री कौन है, आप कहेंगे नहीं जानते हैं। गुजरात के मनसुख मांडविया साहब हैं। जी, ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन इनके पास केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी है ये। तो क्या ये इन्होंने अपने विभाग को लेकर, जब रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर दुनिया में खाद महंगी होती जा रही है, क्या आपने सुना कि भारत के भीतर में जब सब्सिडी खाद को लेकर बढ़ाई गई तो कोई जिक्र किसी भी तरीके से मनसुख मांडविया? जी नहीं, फर्टिलाइजर मिनिस्टर के जरिए निकल कर आया। जब निकला ही नहीं तो आप जानेंगे कैसे? दरबारियों का युग है, बादशाह ने चाहा है सब एक सुर में बोलें,
जिस तरीके से बादशाह की साख बढ़ती चली जाए, वो लार्जर देन लाइफ नजर आए, पार्टी से बड़ा हो और उसकी साख पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, यानी इस देश के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को छूने का प्रयास आप कतई नहीं करेंगे। इस फहरिस्त में जैसे ही आप आगे जाएंगे तो एक सवाल आपके जहन में इस देश के भीतर में पेट्रोल डीजल को लेकर भी आएगा। तो आप कहेंगे पेट्रोल डीजल का मंत्री कौन है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत भी जब राजनीतिक तौर पर तय होती है और पता चलता है कि भारत की सरकारी कंपनियां जो पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई है, चाहे उसमें इंडियन ऑयल ही क्यों ना हो, भारत पेट्रोलियम ही क्यों ना हो, वो घाटे में कैसे चल रहे हैं। तो आप पूछेंगे मंत्री कौन है। मंत्री वही है जो अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ा है, मंत्री वही है जो हाउसिंग से जुड़ा है, वही पेट्रोल और डीजल के मंत्री भी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन दरबार में उनकी जरूरत उन नवरत्नों में शुमारी होती है जहां पर वो हर जगह नजर आने चाहिए, क्योंकि राजा ने कहा रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है। मंत्री और संतरी के बीच में इस देश के भीतर में पहली बार कोयला का उत्पादन बढ़ गया। 31% तो जून जुलाई में ही बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोयले का आयात इस दौर में और बढ़ गया। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, भारत के ऊपर दबाव पड़ने लगा, लेकिन भारत रिन्यूएबल एनर्जी को खोज नहीं पाया। अल्टरनेटिव एनर्जी कैसे डेवलप की जाए इस देश के भीतर में, उसको लेकर काम की शिथिलता, या हम एनर्जी को किस रूप में कोयले पर अगर निर्भर हैं और कोयले की इस दौर में जो गर्मी इस देश के भीतर में पड़ी उसमें एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी, लेकिन कोयले का उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन आयात भी बढ़ रहा है। हमने कभी सोचा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हम बीते 8 बरस में कहां से चले थे, कहां पहुंच गए? कौन है जिम्मेदार, कौन है मंत्री? जी नहीं, नाम जान के क्या कीजिएगा। नाम है राजकुमार सिंह जी पुराने ब्यूरोक्रेट हैं। एक वक्त लाल कृष्ण आडवाणी को इन्होंने गिरफ्तार किया था जब रथ यात्रा पे निकले थे। उस पुराने अतीत की फाइल को बंद कीजिए, मौजूदा वक्त में कैबिनेट मिनिस्टर्स का जिक्र कीजिए। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सरकार की पॉलिसी क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत का दरवाजा जो देश रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर खटखटा रहे हैं उनको लेकर कोई पॉलिसी डेवलप हो क्यों नहीं पा रही है? किससे पूछा जाए? मंत्री से, संतरी से, जो कह रहे हैं रात है और ये सुबह सुबह की बात है? या फिर इसके आगे बढ़े, इस देश में कानूनी पर्चों में जो परिस्थिति है उसमें लगातार बीते 8 बरस में अगर 2 करोड़ से ज्यादा मामले और लंबित होकर बढ़ गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? कानून मंत्री से पूछा जाए। कानून मंत्री कौन है? कानून मंत्री नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, किरण रिजिजू साहब हैं। पहले रविशंकर प्रसाद हुआ करते थे, लेकिन अब किरण रिजिजू हैं। क्या आपको पता था? कोई सवाल आपने करने की कोशिश की? आपने पार्लियामेंट के भीतर जवाब देते हुए उन्हें सुना, समझा कि इस देश के भीतर में सेबनोट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह लंबित मामले लगातार होते चले जा रहे हैं और बजट भी उनका बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर शोर भी है, लेकिन जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही है? सवाल किससे पूछा जाए? मंत्री से। और मंत्री को आप सवाल जवाब करते हुए ना पार्लियामेंट में देख पाते हैं, ना किसी मंच पर इस रूप में नजर आते हैं जहां उनके माथे पर वाकई शिकन हो। यार ये सुबह सुबह की बात में हम क्यों कह रहे हैं कि अभी तो रात है? लेकिन वो कहेंगे। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। वह तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए मंत्री हैं, लेकिन रेलवे की जमीन को और रेलवे का निजीकरण को लेकर कितनी कमाई कैसे किस रूप में हुई, क्या आपने कभी रेल मंत्री के जरिए सुना है? नहीं सुना होगा। जब नहीं सुना है तो क्या आपको पता है इस देश में फूड प्रोसेसिंग नाम की एक चीज भी होती है, जो दुनिया के बाजार में भारत की फूड प्रोसेसिंग की एक धाक भी जमी एक वक्त में। इस दौर में कुछ कमजोर जरूर पड़ी है, लेकिन मंत्री कौन है? जी, मंत्री एनडीए के सहयोगी हैं, पशुपतिनाथ पारस जी। आप कहेंगे अच्छा वो मंत्री हैं, वो क्या कर रहे थे, किस रूप में कर रहे थे? अब आपके जहन में आना चाहिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। कौन है मंत्री? इन बातों का जिक्र हम क्यों करें जब समाज के भीतर में इतनी नफरत है, लोग एक दूसरे को देखना समझना इस दौर में राजनीतिक तौर पर चाहते हैं? तो कहीं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का जिक्र करते हुए उस मंत्री को खोजा जाए। कौन है इस विभाग को संभाले हुए मंत्री? वीरेंद्र कुमार है। ये ना पूछिएगा ये कहां से आते हैं और इस दौर में इन्होंने क्या क्या किया है, भूल जाइए। एमएसएमई का जिक्र बहुत बार होता है। एमएसएमई के जरिए माना जाता है मैक्सिमम रोजगार इस देश में बन रहा है और एमएसएमई को सबसे ज्यादा सहायता इस दौर में सरकार कर रही है।
लेकिन सोचिए एमएसएमई किस मंत्रालय में, उसके मंत्री कौन है। बहुत घूमिएगा फिरिएगा, हो सकता है आपको नाम जहन में ना आए। जी, इसके मंत्री है महाराष्ट्र के वही शख्स जिनके निशाने पर उद्धव सरकार रहती थी। कभी ये शिवसेना में थे। नाम याद आया? नारायण राणे साहब। क्या आपने सुना है एमएसएमई को लेकर इन्होंने कोई पॉलिसी डिसीजन लिया हो? क्या आपने सुना है कि कोविड के बाद से जो भी मदद दी गई एमएसएमई को, उसके मद्देनजर अब के दौर में क्या मदद मिलने के बाद ये कितने प्रोग्रेस कर पाए हैं या डूब रहे हैं? क्या आपने सुना है? नहीं सुना होगा। तो फिर इस दरबार में सुबह सुबह रात का जिक्र हो रहा है, क्योंकि राजा ने कहा रात है, रानी भी बोली रात है। और रानी तक हम पहुंचे उससे पहले कई सवाल हर जहन में होंगे। राजा, बादशाह, रानी, मंत्री, संतरी, पूरा समूह दरबारियों का, इन सब के बीच शिक्षा मंत्री कौन है? और शिक्षा को लेकर जो सवाल उठते रहे और इस देश के भीतर में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, उसके बावजूद भी इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनने के बाद सबसे ज्यादा बच्चों ने पढ़ाई के लिए इस देश को क्यों छोड़ा? क्या कभी आपने सुना कि शिक्षा मंत्री ने इस पर कुछ रोशनी डाली? नहीं डाली। लेकिन मंत्री है कौन? जी, वही हैं जो पहले पेट्रोल डीजल के मंत्री हुआ करते थे, उड़ीसा से आते हैं, राज्यसभा से जुड़े हुए हैं, अधिकतर फहरिस्त राज्यसभा की है। जनता के सामने ये मंत्री चुनाव लड़कर अगर आएंगे तो जनता के प्रति इनकी जिम्मेदारी होगी, या जो चुनाव जीत कर आते हैं उनको अगर मंत्री सबको बनाने लगे तो उनकी जिम्मेदारी उस जनता को लेकर तो होगी जिन्होंने वोट दिया है। वो महंगाई का मद्देनजर भी हो सकता है। और शायद इसीलिए ये बात बढ़ते बढ़ते अगर इस बात का जिक्र किया जाए कि इस देश के भीतर में डूबती हुई टेक्सटाइल किसके हाथ में है, उसका मंत्री कौन है? इस देश के भीतर में इंपोर्ट ज्यादा क्यों होता है, एक्सपोर्ट कम क्यों होता है? और नेगेटिव व्यापार जब भारत के हिस्से में रुपए की शक्ल में डॉलर के बोझ के तहत आता है तो मंत्री है कौन? मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में इनका जिक्र किया जा सकता है? और यह जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र हो सकता है कि यह तो फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए मंत्री भी हैं। जो 5 किलो अनाज का जिक्र होता है वह भी कमोवेश इन्हीं के डिपार्टमेंट से होकर निकलेगा और निकलना चाहिए। लेकिन आपने सुना, समझा, ऐलान जब भी हुआ हो फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इस देश के भीतर में ऐलान कौन करता है? बादशाह करते हैं। हर मंत्रालय का ऐलान बादशाह करते हैं और बादशाह कह रहे हैं कि यह रात है, सब बोल रहे हैं रात है और यह सुबह सुबह की बात है। लेकिन फिर भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की पूरी फहरिस्त है और इस फहरिस्त से होते हुए एक जहन तो आपने पहले भी देखा होगा जब खेती को लेकर इस देश में चीजें उलट गईं और मौजूदा वक्त में भी जब खेती का सामान महंगा होता चला जा रहा है। इस महंगाई ने किसानों के सामने मुश्किल परिस्थिति खड़ी कर दी। बीज महंगा, खाद महंगा, सिंचाई के साधन कम और इन सब में बुआई को लेकर और ट्रैक्टर चलाने की परिस्थितियां भी महंगी। पानी निकालने के लिए जो पंप से पानी निकालेंगे वह भी कॉस्टली, क्योंकि डीजल कॉस्टली। लेकिन क्या आपने सुना है इस बात का जिक्र इस देश के कृषि मंत्री ने किया? कृषि मंत्री को लोग पहचानने लगे हैं क्योंकि इस देश में किसानों के 1 बरस के आंदोलन के बीच उस कृषि मंत्री का जिक्र बार बार होता रहा। जी, मध्य प्रदेश से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है। और यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जहन में कुछ और नाम आएंगे। इन नामों का जिक्र मौजूदा वक्त में कमाई और महंगाई दोनों से जोड़ दीजिए, जीएसटी कलेक्शन से जोड़ दीजिए, उस इकोनॉमी से जोड़ दीजिए जिसको लेकर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी करहाता रहता है और वो लगातार परेशान रहता है कि दरअसल हम कैसे चीजों को कंट्रोल में लेकर आए। लेकिन एक के बाद एक सांसद जब संसद के भीतर खड़े होकर कहते हैं किस महंगाई का जिक्र आप कर रहे हैं, तो फिर आपके जहन में यह बात होगी वो सिर्फ सांसद नहीं है, वो इससे पहले इस देश के मंत्रालय यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। हम जयंत सिन्हा का जिक्र आपसे कर रहे हैं। जयंत सिन्हा जिनके पिताजी यशवंत सिन्हा जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, अपने दौर में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और इस देश के भीतर में मार्केट इकोनॉमी को लेकर आ रहे थे तो आरएसएस उनको लाल आंखें दिखाती थी, खबरदार। और उसके बाद उनका वित्त मंत्रालय भी चला गया। लेकिन मौजूदा वक्त में वो सारी चीजें गायब हो गई और पूरी मार्केट इकोनॉमी है, कॉरपोरेट है, विदेशी पूंजी है। उस विदेशी पूंजी के हाथ देश को बेचने की
देश के विभागों को बेचने की, देश के खनिज संसाधनों को बेचने की और देश के बाजार को भी उन्हीं के हथेली में गिरवे रखने की परिस्थितियां हैं। लेकिन बावजूद इसके राजा बोला है रात है, तो फिर मंत्री बोलता है रात है और तमाम जमा लोग बोलते हैं रात है, जबकि सुबह सुबह की यह बात है। लेकिन इन सब से हटकर वित्त मंत्री अगर इस बात का जिक्र करने लगे कि हम पार्लियामेंट के भीतर भाषण पॉलिटिकल तौर पर देंगे, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला मंत्री अपने पॉलिटिकल लाइन को लेकर उस दौर की परिस्थिति से मौजूदा वक्त के आंकड़ों को जोड़ हिसाब करे, जबकि सबको पता है इस दौर में आंकड़ों से खिलवाड़ और आंकड़ों को सामने रखकर उसके हिसाब से तमाम वैचारिक परिस्थिति को भी गढ़ा जाए और इस देश के विकास को भी उन्हीं आंकड़ों के आश्रय गढ़ा जाए जो कहीं पीएमओ से निकलकर इस देश में समा गई है, उसकी मिट्टी का हिस्सा बन गई है और मीडिया ने उसे परोस दिया है। तो फिर वित्त मंत्री पॉलिटिकल भाषण देकर बताए कि देखिए उस समय खुदरा महंगाई दर क्या थी, अब क्या है, उस समय थोक महंगाई दर क्या थी, अब क्या है। यह भूल जाए कि उस दौर की विकास की गति क्या थी, उस दौर में बैंकों का आलम क्या था, उस दौर में रेपो रेट क्या था, उस दौर में आरबीआई क्या सोचती थी, उस दौर में प्लानिंग कमीशन की क्या सोच थी और अब नीति आयोग क्या सोचता है। इन बातों का जिक्र नहीं करके आंकड़ों के लिहाज से एक पॉलिटिकल भाषण अगर जिस देश के भीतर में पार्लियामेंट के भीतर भारत जैसे देश में महंगाई पर डिस्कशन में कोई पॉलिटिकल भाषण देने की दिशा में आ जाए, तो फिर यकीन जानिए बादशाह ने कहा है, कहना है कि रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। इस फहरिस्त में आते आते कोई सांसद उच्छृंखल होकर इस बात का जिक्र कर दे जैसे इस देश में पैसा प्रधानमंत्री अपनी जेब से निकालते हैं और देश की तमाम नीतियों को लेकर देश के सामने एक एक करके हर नीति में पैसा अपनी जेब से निकाल कर देते हैं, जैसे सरकारी खजाना नाम की कोई चीज नहीं है, राजस्व की कोई चीज नहीं है, टैक्स देने वालों की कोई हैसियत नहीं है। सरकार जिस रूप में टैक्स की मार आम लोगों पर मारती है उसी का असर है कि जीएसटी लगातार बढ़ रहा है। 1,49,000 करोड़ लगातार 4 बार इस रकम के इर्द गिर्द जीएसटी का मतलब बहुत साफ है, सरकार ने जीएसटी की वसूली उसी जनता से की जो महंगाई के दर्द से करहा रही थी, उस पर जीएसटी का टैक्स लगाकर और उसकी करहाट को बढ़ा दिया और सीधे कहना शुरू किया, खबरदार ये रात है, सुबह नहीं है, रात है, यकीनन ये रात है। और यहीं से आखिरी बात शुरू होती है। इस देश के भीतर में सुबह का जिक्र मत कीजिएगा, मत सोचिएगा कि वह सुबह कभी तो आएगी, यह तो रात में जिक्र हो रहा है। और अंधेरा इतना घना है जिसके बीच में 4-5 मसले इतने महत्वपूर्ण हैं जिसको खुले तौर पर कोई पार्लियामेंट में अगर सत्ता नकारने लगे और एक के बाद एक मंत्री उसके नौकरशाह उस नौकरशाह से निकले हुए शब्द मीडिया के जरिए जो परोसे जाएं और जनता तक पहुंचते पहुंचते जनता इस बात से धूमिल हो जाए कि इस दौर में तकरीबन 3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, भविष्य निधि का पैसा निकालने वाले इसी काल में सबसे ज्यादा क्यों हुए, इसी दौर में जो महंगाई का रेशियो था अगर सारी चीजों को मिला दीजिएगा तो फिर 2014 से 2022 तक की परिस्थितियों में औसत जो महंगाई बढ़नी शुरू होती है वह 2017-18 से असल में शुरू होती है, उसके बाद का औसत निकलता है 22%। इतना महंगाई भत्ता नहीं मिलता है और उससे पहले की स्थिति में आइएगा तो वो तकरीबन आता है 11.5%। सिर्फ एक आंकड़े पर मत जाइए कि सबको मिला के हमने कर दिया 7%, 8%, 9% और थोक महंगाई दर तो डबल डिजिट में लगातार है। आरबीआई हाथ खड़े कई बार कर चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार के कानों में न जू रेंगी न माथे पर कोई शिकन आई, क्योंकि पार्लियामेंट हमारा है, इस देश की पॉलिटिक्स हमारी है, इस देश में राजनीतिक सत्ता को बनाना और बिगाड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल है। इस देश के भीतर में लोकतंत्र अगर एक एक वोट के जरिए लोग सोचते हैं कि वह बना रहे हैं, गढ़ रहे हैं, तो वह भ्रम में ना रहे। सत्ता के पास वो तमाम ताकत है जिसके जरिए अगर वो कहेगा कि रात है तो एक लाइन से सब कहेंगे रात है, चाहे वह सुबह सुबह की बात हो।
इस डिजाइन में अगर देश की पार्लियामेंट चल रही है, इस डिजाइन में अगर सांसदों के भाषण हो रहे हैं, इस डिजाइन के भीतर में अगर अपने मंत्रालय को संभाले हुए मंत्री कह रहे हैं और इस देश की नौकरशाही मंत्री के पीछे दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई नजर आ रही है, तो फिर यकीन जानिए इस देश के भीतर का अंधेरा सुबह का नहीं है। यह अंधेरा बड़ा घना हो चला है। और इन परिस्थितियों में आखिर के 4 सवाल जो सबसे बड़े सवाल हैं, लोकतंत्र वोट के जरिए मत टटोलिए, महंगाई जेब में खाली होती जेब में और कमाई कम होने के साथ महंगाई के दर्द को मत देखिए, बेरोजगारी के आलम में अपनी शिक्षा को मत देखिए, और आखिरी बात, मंत्रालयों के साथ इस देश की कैबिनेट मिनिस्टर्स की फहरिस्त को मत देखिए। सिर्फ यह देखिए कि एक दरबार सजा हुआ है, कोई कह रहा है, सामने लोग सुन रहे हैं, और सुनते सुनते हर कोई सिर्फ यही कह रहा है और यही कहलाया जा रहा है, जब तक बादशाह सलामत हैं तब तक आप भी मंत्री हैं, जब तक बादशाह सलामत है तब तक इस पॉलिटिकल पार्टी के पास सत्ता है, जब तक बादशाह का कद बड़ा है तभी तक इस देश के सामाजिक परिवार के तौर पर सबसे बड़े संगठन आरएसएस की भी मौजूदगी है। तो सभी को लग जाना होगा ये कहते हुए कि राजा कह रहा है जो, उसी बात को गुनगुनाना है, जोर से कहना है, शोर के साथ कहना है, क्योंकि सत्ता की आवाजाही उसकी उंगलियों पर नाचती है, और उस उंगली से जुड़ी हुई ताकत जो है, इस देश के तमाम मंत्री अपने अपने विभागों के जरिए उसी को सहेज कर रखते हैं। इसीलिए आपको शर्म आनी नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। शर्म इस बात की आ सकती है कि वाकई इस देश के वह कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनका अपने मंत्रालयों को लेकर जो काम है, एक भी शब्द कहते क्यों नहीं है, और क्या वाकई उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार है, चाहे वो सत्ता में और सत्ता में खरीद फरोख्त के साथ शामिल हुआ मुख्यमंत्री हो, या इस पूरी प्रक्रिया के भीतर दिल्ली में बैठा हुआ एक दूसरा ताकतवर शख्स हो। क्या वाकई इन्हें पद पर बने रहना चाहिए, या फिर ये सुबह सुबह की बात रही, अंधेरी काली रात की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।